तो जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का अपने इसी यूट्यूब चैनल श्री आज क्लास में बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे साथ मिलकर के आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से जो है कर रहे होंगे। यदि आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके आप वहाँ पर जो है पिछली क्लास देख लीजिए, क्योंकि साइंस सोशल साइंस का जो है क्लास फर्स्ट और क्लास जो है सेकंड जो है उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। और ये आपकी जो क्लास जो है ये तीसरी होने वाली है और इसमें जो है पूरा सिलेबस अब तीसरी क्लास में हम जो है समाप्त कर देंगे। और इसके बाद जो है फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जब क्लास में आप लोगों को इसके चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू आपको जो है वहाँ पर मिलेंगे और अपनी तैयारी को आप भव्य और दिव्य बना सकते हैं। और आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसके बाद में आप सब लोग जो है उसको नोट करते चलिए कि हमारा जो है क्या क्या जो है चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर वाइज आपके लोगों की क्लास चल रही है तो चैप्टर वाइज उसको आप जो है नोट करते रहें, ठीक है। और फिर चैप्टर वाइज आपका जो है प्रैक्टिस सेट होगा। उसके बाद में फिर जो प्रैक्टिस सेट जो होंगे वो कई साल के यूपी बोर्ड के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है वो उसको शामिल किया जाता है। और उसके बाद में फिर आने वाले एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं तो वहाँ से भी इसको जो है शामिल किया जाता है, ठीक है। और जो है जो भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों की तैयारी जो कराई जाती है उससे आप लोग जरूर जुड़ा करें। और जो है मैथ का भी इसी प्रकार से जो है चैप्टर फर्स्ट का जो है 3 वीडियो मतलब 3 क्लास जो है अपलोड कर दी गई है, 3 क्लास लिया गया जिसमें से प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है तो उसको आप लोग देखिए। तो चलिए हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। साथियों आपको मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछली क्लास में जो है मैंने यहाँ पर जो है अर्नेस्ट रेनन कौन थे इनके बारे में हम जाने थे कि अर्नेस्ट रेनन कौन है। और इन्होंने इनका ये कुछ विचार दिए थे, क्योंकि फ्रांसीसी के एक दार्शनिक क्या थे, एक इतिहास जो है कार थे, हम तो लिखा हुआ है। और इनके बारे में विधिवत तरीके से हमने पिछली क्लास में हम लोग जो है पढ़े थे जाने थे। अगला हमारा कि राष्ट्रवाद पर इनकी क्या विचार थी, इन्होंने अपना जो है एक मत दिया था राष्ट्र के प्रति, तो इनके मत क्या थे, इनके विचार क्या थे, तो उसी के बारे में हम लोग जो है जाने थे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे और अब हमारा ये जो है लास्ट जो है वीडियो रहे मतलब लास्ट जो है क्लास रहेगी, ठीक है। तो अब यहीं पर ये चैप्टर आपका जो है यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होते, अब ये लास्ट चैप्टर अभी सबका जो है समाप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं अगली क्लास। तो साथियों ये रही आपकी जो है पहली क्लास का मतलब पहला चैप्टर का आखिरी क्लास, ठीक है। तो अब यहीं से जो है ये चैप्टर अभी से आपका जो है समाप्त होता है, क्योंकि अब इसमें सारी चीजें मैं इसमें जो है कंप्लीट करके और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों की तैयारी को 4 चांद लगाएंगे। भव्य और दिव्य आप लोगों की जो क्लास जो है रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रांस की जो क्रांति है, ठीक है। तो जो फ्रांस की जो एक मिनट इस पेन को चलो इसको ले लेते हैं। जो फ्रांस की जो क्रांति है के प्रमुख कारण और उनका जो है विवरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो है यहाँ पर देखते हैं कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते फ्रांस क्रांति कब हुई थी, या फ्रांस की क्रांति जब हुई फ्रांस की क्रांति के क्या मुख्य कारण हो सकते थे, निम्नलिखित बिंदुओं पर आप जो है प्रकाश डालिए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो 1789 आपको पता होना चाहिए और कि 1789 फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण में जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति के क्रांति हुआ था। और इसके जब इतिहास में आपको 2-3 चीज पॉइंट वहां समझना है। कोई चीज घटना घटी तो कब घटी, उसका डेट क्या होता है, और उसके बाद में यदि उसका डेट आपको पता हो गया तो फिर उसके कारण क्या थे, वो घटना क्यों घटी, और उसके बाद में फिर वो घटना घटी उसमें उस घटना में मुख्य लोग कौन कौन शामिल थे, इन्वॉल्व थे, फिर उसका परिणाम क्या निकला, उसके बाद में फिर उसका अगला रिजल्ट क्या हुआ। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको आप यदि आप रिलेट करके यदि आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप जल्दी से आसानी के तरीकों से मतलब आप जो है सोशल साइंस को आप गेन कर सकते हो। वरना अगर आप इतिहास के रूप में पढ़ते रहोगे तो फिर वो नींद आते रहेगी, वो जो है पढ़ नहीं पाओगे फिर, ठीक है। तो
आइए हम इसी को फिर पढ़ते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं क्या है। तो 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई, हाँ ठीक हुई। अब इनके कहा कि मुख्य कारण क्या थे, तो समाज की असमानता, इनके जो कारण, वो कोई भी चीज होता है तो वो समाज से जुड़ा होता है, तो समाज के जो है कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो जो समाज की जो असमानता थी वो 3 वर्गों में जो है क्या थी, विभाजित थी। ठीक है, जो फ्रांस क्रांति के जो मुख्य कारण थे वो समाज की 3 असमानता जो है वर्गों में जो क्या थी, विभाजित थी। और इसमें जो उसके जो 3 वर्गों में जो विभाजित थी, तो उसका मूल सार देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बारे में हम जानेंगे किन 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 वर्गों में विभाजित थी। तो पहला वर्ग से क्या मतलब जो है कुछ कारण रहे होंगे, दूसरे वर्ग से क्या कारण रहे होंगे, तीसरे वर्ग से क्या कारण होंगे, एक एक करके वहां पर जो पूरा विद्युत तरीके से समझते हैं। उसके पहले हम आपको इसके बारे में जान लेते हैं। अत्यधिक कर्ज और बेफिजूल खर्च से उत्पन्न हुआ गहरा आर्थिक संकट और राजा लुइस जो कि 16वें थे, निरंकुश व अक्षम जो है नीतियां थी, उनकी नीतियां जो क्या थी, अक्षम थी, मतलब सही नहीं थी। और जो है निरंकुश, ठीक है। तो निरंकुश क्या होता है इसके बारे में हमने जो है आपको पहले वीडियो में बता रखा है, यदि इसको नहीं पता जाकर वहां पर जाओगे आप लोग जो है इसका पहला वीडियो आप लोग देख लीजिए। और लुइस जो है 16वें थे। तो क्या हुआ कि वहां पर अधिक जो है अत्यधिक कर्ज हो गए और बेफिजूल जो खर्च हो गए। जब भैया किसी देश में जब क्रांति हो रही है, कोई क्राइसिस आया है, तो वहां पर अपने थोड़े खर्चे को जो है इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी देखिए इस समय जो है मतलब जो है तेल वेल की बड़ी जो है संकट हो रहा है, गैस सिलेंडर बहुत कम मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी अपील किया है कि भाई जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा तेल का कम, ईंधन का बचत कीजिए और उसके बाद में जो है घर पर ही जो है रहिए। अगर कहीं जाना है तो तब बड़ी मतलब अगर साइकिल से डायरेक्ट उपयोग नहीं किया है, मतलब इन्होंने बताया कि हाँ अगर मतलब निकलना है तो आप लोग निकलिए घर से, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ ये कि हाँ उसका प्रयोग कम कीजिए। ईंधन का तो जाहिर सी बात है कि भाई आप साइकिल से चलाओ, जहाँ 4-4 5-5 गाड़ियों की काफिले जो है नेताओं के चलते हैं तो कम होना चाहिए, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि देश हित में के भी अपील करें कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो ये करोड़ों अरबों का जो घोटाला करे बैठी हैं, एक ये भी इसका अपलोड होना चाहिए वीडियो कि जो है कि हाँ अब घोटाला ना हो, हम आपसे शपथ लेते हैं, आपसे ग्रहण लेते हैं, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर इसको भी छोड़ना चाहिए। क्या ये भी तो देश के हित में होगा? लेकिन नहीं, बस चलिए देखते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो अच्छी। अब अगला हम बात करते हैं कि अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो फ्रांस की जो प्रमुख कारण जो कुछ इस प्रकार से हैं, जो फ्रांस की जो प्रमुख जो कारण है किस प्रकार से हैं, तो एक एक करके यहाँ पर हम जो है समझते हैं। देखो तो यहाँ पर इनके जो कारण है कि सामाजिक असमानता, और उस समय फ्रांस की समाज जो 3 भागों में जो बटा हुआ था, मतलब 3 स्टेट में जो बटा हुआ था। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से स्टेट में वो जो बटा था और जो क्या क्या उसके प्रमुख जो कारण थे। तो भैया पहला यहाँ पर देखो कारण आपके सामने यहाँ पर जो आ गया है, और यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर देखिएगा कि पहला कारण क्या है, और एक एक करके यहाँ पर जो है हम समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि प्रथम स्टेट पादरी थे। तो वो प्रथम स्टेट को पादरी के नाम से जानते थे। अभी पादरी क्या होते थे, इन्हें जन्मजात विशेषाधिकार जो प्राप्त थे, और ये कोई कर जो है टैक्स नहीं देते थे। जो ठीक है, ये जो पादरी होते हैं ये वहाँ के, यहाँ वो मतलब वहीं फ्रांस के थे, तो उनको पादरी बोलते। ये जन्मजात जो है मतलब किसी राजा जान लो या फिर कोई ऐसा मान लो कि हाँ मतलब ये जो है सीनियर ऐसा मानते थे अपने आप को कि मतलब जन्मजात विशेषाधिकार उनका प्राप्त था कि भैया हम कर में जो कोई टैक्स नहीं देंगे, मतलब गुंडा वाला मान लो ठीक है। तो ये हम जो है कर में टैक्स नहीं देंगे। तो एक तो वो थे कि जो कर में जो है टैक्स देते नहीं थे। दूसरे स्टेट के कुलीन वर्ग थे। आपको कुलीन के बारे में यहाँ पर हम बताए थे कि कुलीन वर्ग क्या है। तो इन्हें भी जो विशेष अधिकार प्राप्त था और ये करों से क्या थे, ये मुक्त थे। अब तीसरा स्टेट बचा आपका, भाई 2 लोग तो कर देंगे नहीं। भाई अगर मान लीजिए कि भी भारत में अगर मान लीजिए कि हाँ सबको ये अधिकार कि जितने भी हाँ गुंडा हैं, जितने भी नेता हैं ये कर नहीं देंगे, उसके बाद फिर जो है जितने भी अधिकारी हैं छोटे से लेकर बड़े थे वो कर नहीं देंगे, तो पूरे नेता लोग पूरे निकल गए, पूरे फिर अधिकारी लोग निकल गए, वो कर नहीं देंगे। अब बच्चे आपके मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग। अब व्यापारी वर्ग जो बच्चे, मजदूर बच्चे, व्यापारी बच्चे, अगर आप इनसे कर ले रहे हो
तो देश कहाँ तक आगे बढ़ पाएगा? जब खजाना ही पूरा नहीं भर पाएगा तो आगे फिर कहाँ पर चलेगा देश? तो इसीलिए जो है ये क्या, दो लोगों ने तो भाई इनको तो अधिकार मिल गया था कि हम टैक्स देंगे नहीं, दो लोगों का टैक्स तो मतलब नहीं मिलता था। और तीसरा स्टेट आपका क्या था? जनता था। जो तीसरा जो स्टेट था आपका वो जनता था। और इस वर्ग में जो किसान हुए, मजदूर हुए, व्यापारी हुए, वकील आते थे। और जनसंख्या का लगभग 90% हिस्सा होने के बावजूद भी सभी प्रत्यक्ष रूप से टाइल और टाइट्स इसी वर्ग को क्या करते थे? चुकाने पड़ते थे। मतलब अब भाई जब अगर मान लीजिए कि किसी चीज का निर्माण करना है, पुल पुलिया का किसी का निर्माण करना है, तो उसमें पैसे की जरूरत होगी। जब पैसे की जरूरत होगी तो सरकार लगाएगी। अब उसके लिए पैसा जो फंडिंग जो होती है वो टैक्स के रूप में कलेक्शन होता है। अब जब दो लोग यहाँ पर जब टैक्स देंगे ही नहीं और उसका 90% हिस्सा टैक्स दे कौन रहा है? तो भैया उसका 90% जो जनता दे रही है। और जनता कौन कौन लोग हैं वहां पर? जो है वही मजदूर हो गए, व्यापारी हो गए, वकील हो गए। तो इसी वर्ग को चुकाने पड़ते थे। तो गहरी आर्थिक संकट रात उसी खाली जो है होने लगा। और लंबे समय तक युद्ध ठीक है, युद्ध भी चला। और विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता में ब्रिटेन के खिलाफ यह सहायता और शाही दरबार की जो बेफिजूल जो खर्चे थे, और उसके कारण बेफिजूल खर्चों से जो है फ्रांस का जो खजाना था वो क्या हुआ? खाली होने लग गया था। यही उसके जो है 3 जो है कारण थे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर मिलता है कि बताइए कि जो है जो फ्रांस की, अब देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन अगर मतलब कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, उसका विवेचना करो या उस पर प्रकाश डालो। तो वहां पर आप लिख देंगे कि 1857 की फ्रांस क्रांति के मुख्य कारण में समाज का आसमान 3 वर्गों में बटा हुआ था, और जिसका अधिक खर्च जो था बेफिजूल जो खर्चे थे, और जिससे आर्थिक गहरी संकट होना शुरू हुआ, और राजा जो लोई जो सोलह थे उन पर निरंकुश और अक्षम जो है नीतियां थी। तो ये सब इसके जो है कारण थे। और उसके बाद में आप इसी को लिखते हुए यहाँ पर लिखिएगा कि 3 वर्ग इसको इस रूप में जो यहाँ पर बटे हुए थे। प्रथम था पादरी, और जिन्होंने जन्मजात विशेषाधिकार था कि वो कर टैक्स नहीं देंगे। दूसरे थे कि इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त था कि ये भी जो करों से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा आपका जो था इस वर्ग में किसान हुए, मजदूर हुए, व्यापारी हुए, वकील हुए, इतने लोग आते थे। और जनसंख्या का लगभग 90 हिस्सा होने के बावजूद सभी प्रत्यक्ष कर जो है टाइल और टाइट इसी वर्ग को क्या होता था? चुकाना पड़ता था। और यहाँ पर ठीक है चुका रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपने खर्चे को भी तो रोकिए। तो यहाँ पर खर्चा तो तुम्हारा रुक नहीं था, बेफजूल खर्चा, शाही फरमान, मतलब वहां से चीजें जो आपके जो शौक है बहुत ज्यादा है, तो राजकोष इसी वजह से खाली होने पड़ा। और एक लंबे समय तक, ठीक है, तो एक लंबे समय तक युद्ध और शाही दरबार, एक मिनट साथियों, तो एक लंबे समय तक शाही फिजूल की खर्ची के कारण से फ्रांस खजाना क्या हो गया? खाली हो गया। और जनता क्या हो गई? ऋण का बोझ इस पर बढ़ गया, महंगाई और क्या हुआ? भूखमरी जो है होने लगा। यही सब जो है फ्रांस के जो है मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये सब क्या है उसके जो है एक मुख्य कारण है, ठीक है, क्रांति के जो है। तो इसका ये भी जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? यही सब जो है फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण थे। और इसीलिए जो यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए कि अभी भारत में मान लीजिए कि अब देखो आज पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया, अब 100 रुपये लीटर जो हो गया। अभी मोदी जी मेलोडी सर के मिलकर आए हैं चॉकलेट खिला करके। अगर यही प्यार मोहब्बत अपनी पत्नी को चॉकलेट खिलाते तो कहे आज वहां पर जाना पड़ता। लेकिन अब लोग कह रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं कि जो है ये जो है वैलेंटाइन डे वाला चॉकलेट डे था, दे नहीं पाए थे तो देकर आ जाए हैं। ठीक है दीजिए, लेकिन उसकी कीमत हम लोग चुका रहे हैं। तो अब ये सब कारण है कि जब समाज में जब अनेकताएं जब फैलती हैं तो समाज का जो है कुछ वर्ग निकल करके उभर करके सामने आता है और फिर एक आंदोलन करता है। कभी कभी वही आंदोलन बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे इसमें जो काकरोच जनता पार्टी चल रही है। अब काकरोच जनता पार्टी क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने बोल दिया कि जो बेरोजगार लोग हैं वो जो है काकरोच हैं, परजीवी हैं। परजीवी का मतलब होता है कि भोजन पानी दूसरे पर आश्रित होने वाला। अब उन्होंने ये बात कह दिया
और इस वहां पर जो है बुरा लग गया। अब उसने जो है एक जनता पार्टी बना डाली, हालांकि कोई ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, अभी तो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग एक युवाओं के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट है, ठीक है, कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। अब आगे देखो क्या होता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर इटली का एकीकरण कब हुआ, क्वेश्चन ये आया। तो इटली का एकीकरण मुख्य रूप से 1848 से लेकर के 1871 के बीच में जो है हुआ था। हालांकि 1861 में विक्टर इमेनुएल, ठीक है, इमेनुएल द्वितीय के नेतृत्व में अधिकांश इटली का गठन जो होकर राज्य घोषित कर दिया गया था, और 1871 में रोम को इसमें शामिल कर लिया गया, तब जाकर के ये एक एकीकरण जो है पूर्ण हुआ। तो कहे कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ भैया, तो इसमें 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इटली का एकीकरण जानते हो कब पूर्ण हुआ, तो 1838 से लेकर के और 1871 के बीच में हुआ था। और 1861 में विक्टर इमेनुएल द्वितीय के नेतृत्व में अधिकांश जो इटली का जो गठन जो राज्य था वो 1871 में रोम को शामिल किया गया, इसमें शामिल कर लिया गया, तब जाकर के ये एक एकीकरण जो है पूर्ण हुआ, क्योंकि ये रोम अलग था, बाद में इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया, तो ये जाकर के एकीकरण का एकीकरण हो गया। एकीकरण तो आपस में मिल रहा है। जैसे मान लीजिए भारत अभी जो है कश्मीर का लड़ाई हो रही है, तो अभी ये अपूर्ण भारत है, पूरा नहीं है, तो उसको शामिल कर लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो एकीकरण हो जाएगा, पूर्ण भारत हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी था। तो अब हम बात करते हैं आगे, फिर उसके बाद में इसी को यहाँ पर चल देख लीजिए। तो इस एकीकरण की प्रक्रिया में काउंट काबूर, ठीक है, जो कि यूसुफ गैरीबाल्डी और मेजिनी जैसे महान नेताओं और राष्ट्रवादियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब हाँ देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें किन किन महान लोग शामिल थे। तो यहाँ पर इन 3-4 लोगों का यहाँ पर जो आपको नाम याद रखना होगा कि मेजिनी जैसे महान जो है, ठीक है, गैरीबाल्डी, यूसुफ गैरीबाल्डी और मेजिनी थे जो महान नेता थे और राष्ट्रवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका में इन्होंने अपना योगदान दिया था। जैसे मान लीजिए जब भारत जब आंदोलन जब हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जो भगत सिंह हुए, तो तमाम ऐसे क्रांतिकारी महान नेता थे जिनका बहुत बड़ा इस पर जो है क्या था, योगदान था, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी जो है ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगले चैप्टर नहीं, इसी क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेगा, अरे इटली की एकीकरण में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था। अब क्वेश्चन बन गया कि इटली की एकीकरण में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था। तो ये जानते हैं कि इटली की एकीकरण में कोई एक व्यक्ति नहीं था। सही बात है भाई, कोई भी अगर बड़े पैमाने पर आंदोलन होता है तो वहां पर कोई एक व्यक्ति नहीं होता है कोई एक, लेकिन हाँ एक लीडर होता है जो उसी इशारे से सब लोग जो चलते हैं। सिर्फ मान लीजिए कि अब हम कहें कि भारत को आज़ाद कराने में किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ, भैया किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इसमें कई लोग थे, जैसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, ऐसे तमाम जो है नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे जो है जिनका इतिहास में नाम भी नहीं आया, पर उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ कि इटली के एकीकरण में कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक का सबसे बड़ा बाधक था, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या थे, एक बाधक थे। इसने इटली के कई हिस्से, जैसे आपका लोम्बार्डी हुआ, वेनेशिया हुआ, ये सब इटली के जो है राज्य हैं, ठीक है, छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो एक जिला हो गया, जैसे मान लीजिए अयोध्या हो गया, बाराबंकी हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसे वहां भी इटली के मतलब जो है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में से एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और जो है एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, सूरत हो गया, ये सब क्या भाग हैं। तो वही चीज है कि इटली की कई हिस्सों जैसे लोम्बार्डी हो गया, वेनेशिया पर जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या किए, कब्जा कर रखा था। और वह इटली के राजनीतिक एकीकरण और राष्ट्रवाद का जो थे कट्टर विरोधी थे। इसके अतिरिक्त पोप यहाँ पर तत्कालीन पोप वायस वन मतलब एक व्यक्ति थे तो जिनका तो पोप जो है उनका भी एक एकीकरण के मार्ग में बड़ी जो है बाधा थे, क्योंकि वो
क्योंकि वे रोम पर अपना धार्मिक और राजनीतिक, ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखना जो है चाहते थे। कौन? वही पोप चाहते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको जो है जरूर इसको अपने जो है नोट कर लीजिएगा कि जो है ये किस चीज क्या है, ठीक है। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर लिखिए, तो इसको आप जो है लिख लीजिए कि इटली के एकीकरण में कोई भी एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की जो चांसलर मेटरनिक है वो सबसे बड़े बाधक के रूप में वहां पर जो है थे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए कॉपी लेकर के और अपने के नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि यंग इटली की स्थापना। अब ये यंग इटली की स्थापना कब हुई, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे और यहाँ पर इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पर क्या करें समझेंगे। चलिए आइए, तो यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी? तो भैया यंग इटली जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद किए। तो यंग इटली की स्थापना 1831, ठीक है, 1831 में जोसेफ माजिनी ने की थी, ठीक है। और इसकी स्थापना फ्रांस के मार्सिले शहर में जो है की गई थी। अभी जो है जोसेफ माजिनी का भी नाम जो है आपने आगे पढ़ा है, ठीक है। तो जो है मार्सिले शहर में जो की थी और इसका मुख्य उद्देश्य इटली के विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक स्वतंत्र और एकीकृत गणराज्य जो है बनाया गया है। तो आप यहाँ पर इसको जो है फिर समझिए कि इटली की एकीकरण की स्थापना कब किसने की थी? तो इटली के एकीकरण की स्थापना 1831 में जो है ज्यूसेppe माजिनी ने किया था। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो 1831 में हुई थी। आपका एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। दूसरा बहुविकल्प के रूप में अगर आएगा किसने की थी? तो भैया देखो ये चीज जो है ज्यूसेppe माजिनी किया था, तो एक तो आपको ये मिल गया आपको। और इस स्थापना के मार्सिले शहर में कहाँ पर की गई थी? तो मार्सिले शहर में जो की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विभिन्न छोटे छोटे जो राज्य थे उनको मिलाकर के स्वतंत्र एकीकृत राज्य है गणराज्य है बनाना है। जैसे मान लीजिए जब यहाँ पर जब अंग्रेज जब आए थे तो यहाँ पर पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, कुछ कुछ हिस्सों पर अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक है, पूरे भारत पर कब्जा नहीं था। लेकिन जब वो जाने लगे तो उसका विभाजन मतलब इतना कर दिए थे कि अब यहाँ पर अलग पाकिस्तान की मांग होने लगी। पहले पाकिस्तान जो हिस्सा ही सब भारत का ही था, ठीक है, बांग्लादेश होंगे सब भारत ही तो ठीक थी, अलग थोड़ी ना था। तभी सब अलग अलग जो है मांग होगी कि नहीं हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, फिर अपना अलग राज्य बनाएंगे। तो ये तो कहो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। तो उन्होंने जो है अपनी बुद्धि और बल के प्रयोग से मतलब जो है मिला करके तो एक से उसका भी बहुत बड़ा विभाजन था, भारत को तोड़ने की साजिश जो है की गई थी। अब आगे आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज था। तो यहाँ पर जो है वो चीज यहाँ पर कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी? तो भैया यंग इटली 1881 में यूजिस माजिस ने की थी। और छोटे छोटे जो राज्य बटे हुए थे उनको सबको मिला करके और वहां पर स्वतंत्र रूप से वहां पर जो है एक किया और एकीकृत करके जो है एक क्या बना? इटली का गणराज्य जो है बना, जो कि अभी प्रधानमंत्री आपके जो है इटली से जो है घूम करके आए हैं, ठीक है, गिफ्ट दे करके टॉफी भी दे करके आए हैं, चॉकलेट वगैरह, ठीक है। अगर ये चॉकलेट अगर अपनी महबूबा पत्नी जी को दे देते तो आज तुम्हारे साथ होती हो, तुमने उनको कोई चॉकलेट खिलाया ही नहीं। चलिए आइए अब यहाँ पर देखिएगा कि विलियम जो है प्रथम कौन थे? तो भैया विलियम दो इतिहास में विलियम प्रथम नाम के जो है दो शासक हुए हैं, जिनका दो लोग आता है। एक तो आपका विलियम प्रथम जिसको जार सम्राट बोलते हैं और एक विलियम प्रथम जो कि इंग्लैंड के एक राजा थे। तो दो लोगों का नाम आता है। तो विलियम जो प्रथम है जर्मन जो सम्राट हैं ये आपके इतिहास में इसी में आपके इतिहास में है, ठीक है। और ये जो इंग्लैंड के राजा ये इनका इसमें नहीं है, पर विलियम प्रथम का नाम जो है आपको यहाँ पर पढ़ने को देखने को यहाँ पर जो है मिलता है। तो आइए इनके बारे में हम विलियम प्रथम के बारे में भी जानते हैं और जो है दोनों लोगों के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या है ये। तो विलियम जो प्रथम थे वो जर्मन के क्या थे? सम्राट थे, राजा थे। और इन्होंने विल्हेम
प्रथम भी, इन्हों जो है विल्हेम प्रथम भी जो है कहा जाता था। किसको? विलियम प्रथम को जो है, जो कि जर्मन के सम्राट थे, उनको विल्हेम प्रथम भी जो है कहा जाता था। अब इनका परिचय अगर जानते हैं तो वह और हेहेन जो जोरन राजवंश के प्रतापी शासक थे। उन्होंने 1861 के पर्सिया क्या होता है इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं, मतलब पिछले क्लास में हमने बात किया था कि पर्सिया क्या है। तो पर्सिया के जो राजा थे 1871 से लेकर के 1888 में अपनी मृत्यु तक एक जर्मनी के पहले सम्राट के रूप में जो क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, उनका परिचय है क्या थे, फिर इनका क्या क्या जो है इसमें योगदान था, इनके बारे में अगर हम जानते हैं तो इनका योगदान के बारे में यदि हम जाने तो इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कूटनीति ऑटो वन बिस्मार्क, अब ऑटो वन बिस्मार्क कौन है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में हमने जो है चर्चा किया था, तो आप जाकर वहाँ पर जो है देख लीजिएगा। तो अपना चांसलर इन्होंने नियुक्त किया था और इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से ही जो है जर्मनी का ऐतिहासिक जो है एकीकरण संभव हो सका। ठीक है, तो आप इस सब चीज के बारे में पढ़ते रहो और आपको जो है इसको नोट बनाते रहो, उसके फिर आपको क्या क्या करना है फिर आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, फिर इसके बारे में अगला हम यहाँ पर देखते हैं और इनके बारे में जो है अब यहाँ पर देखो द्वितीय के बारे में जानने की है कि विलियम जो द्वितीय थे वो इंग्लैंड के राजा थे और इन्हें अक्सर विलियम द कांकर जो है कांकरर के नाम से जो है इनको जाना जाता था। इनका परिचय अगर जाने तो इंग्लैंड के पहले नॉर्मन राजा थे, इनका नाम नॉर्मन राजा थे। ठीक है, तो इन्होंने 1066 से लेकर के 1087 तक शासन किया था और जो अगर इनका हम योगदान के बारे में जानेंगे तो इन्होंने क्या क्या योगदान किए थे, तो 1066 में नॉर्मन विजय का नेतृत्व कर इंग्लैंड पर कब्जा किया था और एंग्लो सैक्सन शासन का अंत करके अंग्रेजी इतिहास की दिशा क्या थी, बदली है। तो ये था इनका जो है थोड़ा सा जो है इतिहास। ठीक है, तो अब आपका जो है यहाँ से जो है पूरा जो है ये समाप्त होता है और इसके बाद में ठीक है, अब आपका ये जो पूरा हिस्ट्री, ठीक है, क्लास 3 ये आपका जो है चल रहा था और इस क्लास 3 में आपकी पहला चैप्टर सोशल साइंस का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पूरा जो है समाप्त होता है और अब हम इसके जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके एमसीक्यूज लेंगे। तो जो हम पढ़े हैं, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया गया है उसको अब एक बार इसका रिवीजन कीजिएगा और हम जो है एक नई वीडियो के नई क्लास के साथ में हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आप लोगों को फिर एमसीक्यूज के माध्यम से आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे ढंग से कराई जाएंगी। और आप लोग देखो एमसीक्यूज आप तभी कर सकते हो जब आप जो है क्लास को थ्योरी क्लास को सेक्शन को आप पूरे देखे होते हैं, तो इसीलिए आप जो है पूरी क्लास को देखिए और जो एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ बताए जाते हैं उसको आप नोट करिए और फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके एमसीक्यूज लेकर के आते हैं जो कई सालों के यूपी बोर्ड के द्वारा पूछे गए भी प्रश्न उसमें जो है समाहित होते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।